और ये अंकल उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वो बहुत परेशानी से उनके पीछे दौड़े जा रहा था। जब एक बस आई और अंकल खामोशी से उस बस पर चढ़ गए, दर्द बस के पीछे भागने लगा। ये बस कहाँ जा रही थी उसे बिल्कुल पता नहीं था। पता था तो बस ये, सदीक की बेटी अब उसके पास नहीं है। उसे नहीं पता था कि सदीक जिंदा है या मर चुका है, लेकिन फिर भी वो सदीक का जवाबदार था। सदीक ने उस पर एतबार करके अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे दी थी। वो पीछे नहीं हट सकता। बस मुल्तान बाजार के करीब जाकर रुकी। वो गाड़ी से निकले और आहिस्ता आहिस्ता बच्ची से बातें करते उसे अपने साथ लेकर जा रहे थे। वो तेज़ी से उनके पीछे आ रहा था जब अचानक अंकल उस छोटे छोटे बच्चों वाले मकान के अंदर चले गए। देखो बच्चों, तुम लोगों की नई बहन आई है। ये देखो कौन कौन मिलना चाहेगा अपनी बहन से। वो बहुत प्यार से बच्चे को सबसे मिलवा रहे थे जब अचानक अपनी गर्दन पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ताहिर उसके गर्दन को सख्ती से मरोड़े हुए था। क्या हुआ छोटे, तुझे क्या लगा था यूं भाग जाएगा और हम तुझे भागने देंगे? ना बेटा ना, तुझे सिर्फ 7 दिन के लिए जेल से आज़ाद किया था। काम खत्म, तेरी आज़ादी भी खत्म। रुक जाओ थानेदार, मुझे उनको बताना है, मुझे जाने दो। वो अपना हाथ छुड़वाता तेरी तेजी से उस मकान के अंदर दाखिल हो गया। उसका नाम क्या है? एक प्यारी सी बच्ची जो खुद भी तकरीबन 1.5 साल की थी, वो उसके गालों को छूती उसका नाम पूछने लगी। जोया मेरी जान, उसका नाम है परीज़े हान। अब तुम बताओ जोया, तुम अपनी परी का ख्याल रखोगी ना? वो बहुत प्यार से उस बच्ची से सवाल पूछ रहे थे। मैं बहुत ख्याल रखूंगी, ये मेरी फ्रेंड है। वो फ़ौरन उस पर अपनी हुकूमत जमा चुकी थी। बाकी बच्चे मुंह बसूर कर रह गए। अरे कौन है ये बच्चा? इंस्पेक्टर साहब अचानक वहां दाखिल होते। बच्चे को देख वो परेशानी से उठ खड़े हुए। अरे जनाब, कातिल है, जेल से भागा है। ताहिर उसे गर्दन से पकड़ता वहीं से बाहर घसीट कर ले गया। उसे कुछ नहीं पता था, बस पता था तो इतना कि उसका नाम परीजे रखा गया है। वो वापस अपने गली मोहल्ले में आ चुकी थी। रात के गुप्त अंधेरे से दोबारा सुबह की रोशनी छा चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सारी दुकानें भी खुलने लगी थी। सोचा नहीं था जिंदगी इतनी बेबस हो जाएगी। वो मासूमा की खैर हैरियत मालूम करना चाहती थी। ना जाने वो उसकी माँ के घर पहुंची भी होगी या नहीं। वो छुप कर अपने घर से थोड़े फासले पर बैठी हुई थी। उसे सदीक के आने का इंतज़ार था। सदीक तो ना आया, लेकिन पुलिस वाले उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे। वो वहीं पर पीछे खड़ी थी। उसने आगे जाने की गलती नहीं की, लेकिन मोहल्ले वाले को ही पुलिस वाले आने की वजह बताने लगे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई एक लाश निकालकर उनके हवाले कर दी। ये लाश किसकी थी वो नहीं जानती थी। अगर कुछ पता था तो इतना कि उसकी गोद उजड़ चुकी है थोड़ी ही देर में। हर तरफ शोर हुआ कि सदीक का इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। सदीक खुद भी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उन लोगों की जानिब जा रही थी, लेकिन उसके कदमों में जैसे जान खत्म हो चुकी थी। जब उन लोगों ने यह बताया कि वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा, इसका मतलब साफ था कि उसकी चंद दिन की बेटी भी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। ये सब कुछ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन उसकी गोद उजड़ चुकी थी। मासूमा का कोई अता पता न था और बाकी 2 बच्चों को वो खो चुकी थी। शोहर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। जीनत बहन सुनो, ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? जालिम हो गया, हाय जुल्म हो गया, दरिंदों ने मार डाला तुम्हारे बच्चों को, हाय तुम्हारा हूँ, तुम्हारे बच्चे। मोहल्ले की एक औरत रोती पीटती उसके पास आई, लेकिन वह जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी कि उसका जिस्म दिमाग सब कुछ सुन हो चुका था। वो लम्हे में ज़मीन पर ढेर हुई। वाओ मामा, ये स्वेटर आपने मेरे लिए बनाया है, आप मुझे भेज दें, मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगी। स्काइप पर उससे बात कर रही थी वो। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे बाबा से भी बात की है। वो कह रहे थे कि आज ही भेज देंगे। बहुत सारे दिन लग गए ना तैयार होते हुए, मैं तो इतने दिनों से उनके पीछे पड़ी हूँ। मैं आज ही उससे कहती हूँ। और तुम सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही? जी मामा, कोई परेशानी पेश नहीं आ रही, सिर्फ मैथ्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। ट्यूशन की बात की थी नानू से, लेकिन वो स्कूल ही मुश्किल से जाने देती हैं, ट्यूशन कहाँ जाने देंगी। इतनी डरपोक है ना नानू कि क्या बताऊँ आपको। मुझे तो दरवाज़ा खोलने नहीं देती। अगर कोई बाहर आ जाए तो बस तुम छुप जाओ। बस तुम तुम किसी के सामने मत ना आना। मैंने अपनी दोस्त को ये सारी बातें बताई तो वो इतना हंस रही थी कि कह रही थी कि अपनी नानी का चेकअप करवाओ, शायद वो बीमार हैं। मैंने नानू को ये बात बताई थी तो उन्होंने जूता ही उतार लिया कि मैं उन्हें पागल कह रही हूँ। वो बड़े मज़े से हंसते हुए ये सब कुछ बता रही थी। छोटी उम्र में होने वाले वाक़यात की वजह से वो भूल चुकी थी कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हालात से गुजर रही है। 7 साल पहले जीनत अपने बच्चों की मौत के गम में कोमा में चली गई थी।
हालात बहुत बिगड़ गए थे। सदीक को जब होश आया तब पता चला दर्क पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और उसके साथ कोई बच्ची नहीं थी। मसूमा के बारे में इस वक्त उसे कुछ भी पता नहीं था। वो ज़िंदगी से हार कर जीनत के बेजान वजूद को लेकर दुबई आ गया। उन्होंने दुबई जाने के तकरीबन 2 माह के बाद पाकिस्तान अपनी सास से रब्ता किया। तब उनको पता चला कि मसूमा हैरो हैरियत से उनके पास पहुंच चुकी थी। वो इसी वक्त मसूमा को अपने पास बुला लेना चाहता था। जब उन्हें पता चला कि पाशा जेल से भाग चुका है, वो कभी भी उन्हें ख़त्म करने के लिए दुबई पहुंच रहा होगा। उस शख्स ने सदीक के सारे ख़ानदान को मिटाने की कसम खा रखी थी। अपनी मासूम बच्ची को अपनी आंखों के सामने मरते नहीं देख सकते थे। मासूमा को उन लोगों ने यही बताया था कि उसकी नानो अकेली हैं और वो अकेली नहीं रह सकती, बीमार हैं, इसलिए किसी न किसी का उनके पास होना बेहद ज़रूरी है। जब मासूमा ने अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी को महसूस किया, वो नानू के साथ रहने को दिलो जान से तैयार हो गई, जबकि नानू हर वक्त उससे डर में रहती कि कहीं कोई आकर इस मासूम सी बच्ची को कत्ल ना कर दे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम लोग हमेशा एक टीम हो जाते हो। अच्छा जीनी, तुम बताओ सबसे ज़्यादा अच्छा कौन है, यारम भैया, सारम भैया या फिर हिजर भैया? रोज़ की तरह आज भी हिजर और सारम झगड़ रहे थे, जबकि जीनी यारम की गोद में बैठी उसके साथ खेलने में मसरूफ़ थी। यारम भैया बेस्ट हैं। वो यारम का गाल चूमते हुए बेहद प्यार से बोली तो दोनों ने मुंह लटका लिया। वाह बेटा, वाह, ग्रेट। अब तुमसे ना चॉकलेट सुबह मैंने दिलवाई थी ना, और अब बेस्ट यारम भैया हैं। सारम तो तड़प उठा था उसकी गद्दारी पर। अरे चॉकलेट की छोड़ो, उसे पिज़्ज़ा मैंने खिलाया, वो भी थोड़ी देर पहले, और ये मेरे साथ भी गद्दारी कर गई। भूखी मोटू जबकि पिज़्ज़ा खा रही थी तब तो मैं बेस्ट था। हाँ, आप बेस्ट थे। जब आप खिलाते हो तब आप बेस्ट होते हो, जब सारम भैया कुछ दिलाते हैं तब वो बेस्ट होते हैं, लेकिन यारम भैया हमेशा बेस्ट होते हैं। उसने अपना बेतुका लॉजिक दिया, जिस पर सदीक कहका लगाकर हंसी। गद्दार मीसनी लड़की, आज के बाद तुझे कभी कुछ नहीं दिलवाऊंगा, सारम ने कसम खाई, जबकि 3 साल जीनी इस वक्त यारम की गोद में बैठी उन दोनों को इग्नोर कर चुकी थी। 4 साल पहले जब जीनत कोमा से बाहर आई, उन्हें अपने बच्चों की शिद्दत से कमी महसूस हुई। अपने बच्चों को भूल कर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन जीनत की दिमागी हालत के लिए उन्होंने ज़ैनब को दुनिया में लाने का फ़ैसला किया। लेकिन ज़ैनब की जान भी हर वक्त खतरे में ही रहती। उन्हें डर था कि कहीं उनकी ये मासूम सी जान किसी के हाथ न चढ़ जाए। पाशा बिल्कुल गायब हो चुका था। उस दिन उन्होंने पाशा का बहुत बड़ा नुकसान किया था। वो पाशा की 1 साल की मेहनत थी। 1 साल में उसने 180 बच्चों को जमा किया था और उन्होंने उन सब बच्चों को आज़ाद करवा दिया था। ये पाशा के लिए उसकी सबसे बड़ी हार थी और सदीक उसका सबसे बड़ा दुश्मन। वो सदीक को मार देना चाहता था। वो उसके बच्चों को, उसके ख़ानदान का नाम और निशान मिटा देना चाहता था। सदीक की वजह से किसी डॉन या गुंडे ने उसे अपने साथ ना रखा। उसका डर, उसका खौफ लोगों के दिलों से ख़त्म हो चुका था। छोटे से छोटा गुंडा भी उसके सामने अकड़ कर चलता था, और ये सब कुछ हुआ था सिर्फ सदीक की वजह से। सदीक की वजह से वो अपनी पहचान खो बैठा था, और अब वो सदीक से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वो मासूमा से मिलने के लिए पाकिस्तान आए हुए थे। 1 हफ्ता मासूमा के साथ रहकर अब आज उन्हें वापस जाना था। मासूमा उदास तो हो रही थी, लेकिन नानी के साथ उसके अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। नानी को छोड़कर कहीं जाने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खुशी खुशी अपने बाप को जाने की इजाज़त दे दी। वो उसे अपने साथ एयरपोर्ट नहीं लाए थे, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि कोई है जो उन पर नज़र रखे हुए है। वो इस हफ्ते में उसे कहीं पर भी अपने साथ लेकर नहीं गए थे। वो उसे किसी की नज़रों में नहीं लाना चाहते थे। वो लोकल गाड़ी में एयरपोर्ट पर जा रहे थे जब अचानक उनकी नज़र सड़क की दूसरी तरफ से जाते दर्क पर पड़ी। वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, अब जवान लड़के की तरह दिखता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे बड़ी आसानी से पहचान चुके थे और गाड़ी रुकवाते हुए उसे आवाज़ देने लगे। उनकी आवाज़ पहचानते ही वो फ़ौरन भागता हुआ उनके पास आया था, जैसे उनसे ज़्यादा वो उनसे मिलने के लिए बेचैन हो। सदीक कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन आप मुझे कहीं पर नहीं मिले। उस दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं जेल से भाग गया था आपको ढूंढने की खातिर, लेकिन आप नहीं मिले। आप चले मेरे साथ, मैं आपको नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ इस वक्त नहीं चल सकता, मैं दुबई जा रहा हूँ, 15 मिनट में मेरी फ़्लाइट है। वो उसे प्यार से अपने गले लगाते हुए बोले, नहीं, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। आपकी बेटी मुझे पता है कि कहाँ है। वो ठीक है, बहुत होशियार, मैं रोज़ जाता हूँ उसे देखने के लिए, आप भी मेरे साथ चलें। अपनी बेटी के बारे में सुनते ही वो कि वो ज़िंदा है, उनकी आंखों में एक चमक आई। उन्हें
डर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सड़क के सामने उन्हें फिर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई है जो उन पर नज़र रखे हुए है। वो किसी शक में थे या सच में ही कोई उनके पीछे पड़ा था, वो नहीं जानते थे। लेकिन अपने बच्चों को अब वो किसी किस्म की मुसीबत में नहीं डाल सकते थे। तुम आजकल क्या कर रहे हो? वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछने लगे। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कुछ दिन पहले ही जेल से आज़ाद हुआ हूँ। आजकल नौकरी की तलाश में हूँ, वो लापरवाही अंदाज में बोला। ये मेरा कार्ड पकड़ो और आज रात तकरीबन 1 बजे के करीब वहीं पहुँच जाना जहाँ से हिजर को लेकर मैं दुबई गया था। उस आदमी को तुम मेरा ये कार्ड दिखाना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएगा। वो उसका माथा चूमते हुए वापस अपनी गाड़ी की जानिब चले गए। इस तड़प को वो बयान नहीं कर सकते थे जो अपनी बेटी से मिलने के लिए उनके दिल में जागी थी। लेकिन वो अपनी मासूम बेटी को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकते थे। पहले ही पाशा की दुश्मनी की वजह से उनकी एक बेटी तो उनसे दूर थी। दर्क ने उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था, उनकी बेटी की जान बचाकर। वो बस रूह को देख कर जाने का फैसला कर चुका था। उसे कुछ करना था, पाकिस्तान में उसके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था। वो आगे बढ़ना चाहता था, रूह के लिए कुछ करना चाहता था। वो जानता था कि रूह खुश नहीं है, लेकिन अब वो अपना आप संभाल रही थी। वो 9 साल की हो चुकी थी। उसका दिल बहुत चाहा कि वो उसे अपने साथ ले जाए, लेकिन वो क्या कह कर उसे अपने साथ लाता और कहाँ रखता, उसे कैसे पालता। उससे दूर थी वो, लेकिन इज्जत की 4 दीवारों के बीच थी। अगर उसे दुबई में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती है तो वो उसे ज़रूर अपने साथ ले जाएगा। उसने यही फैसला किया था। रूह को देखने के बाद वो परी को देखने के लिए उस यतीम खाने में गया था, जहाँ वो अपने दोस्त के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। क्या मतलब, आप उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे? मैं उससे मिलने नहीं जा सकता क्योंकि वो मुझे जानती नहीं। आप उसे बताओ कि आप उसके पापा हो तो कितनी खुश हो जाएगी। वो बहुत छोटी सी है, बहुत मासूम है। यतीम खाने वाले अंकल उसे किसी से मिलने नहीं देते, बल्कि वो अपने यतीम खाने के किसी भी बच्चे को किसी से मिलने नहीं देते। बहुत नेक इंसान है, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो यतीम बच्चों का ख्याल रखते हैं। अल्लाह उन्हें इस काम का अजर ज़रूर देगा। तुम्हारे लिए नौकरी है, एक क्लब में तनख्वाह भी अच्छी खासी है, तुम्हारा गुज़ारा भी आसानी से हो जाएगा। बाकी तमाम दूसरे कामों में मैं नहीं घुसने देना चाहता, इसलिए वहीं पर जॉब करोगे और सिर्फ़ नौकरी नहीं करोगे बल्कि साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी करोगे। फ़िलहाल आराम करो, तुम्हें इस हफ़्ते से जॉइन करना है। वो उसे सारी तफ़सील बताते हुए बोले। नौकरी करोगे तभी तो अपनी बहन को यहाँ पर लेकर आओगे। वो मुस्कुराए तो दर्क भी मुस्कुरा दिया। वो उसकी यहाँ आने की वजह जानते थे। अभी वो यही सारी बातें कर रहे थे जब अचानक हिज़र अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही वो अपना चेहरा फेर गया। तो ये है आपका मेहमान जिससे आप मुझे मिलवाना चाहते थे। वो उसके सामने बैठे हुए बेहद खुशी से बोले, लेकिन नदर को उससे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई थी। क्या हुआ, अभी तक बर्गर वाली बात को दिल पर लेकर बैठा है क्या? हिजर ने मुस्कुराकर उसे अपने साथ लगाने की कोशिश की। मैं किसी भी बात को अपने दिल पर नहीं लगाकर बैठा, और वैसे भी मैं भगोड़ों से बात नहीं करता। उसे खुद से दूर करते हुए बहुत सरमुखरी से बोला, ये सब क्या हो रहा है? किस बात की नाराज़गी है तुम दोनों में? सदीक ने पूछा। सदीक, मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझसे क्यों नाराज़ है। दरअसल हुआ ये है कि जब हमने नौकरी शुरू की तो वहाँ पर मुश्किल से सारे दिन काम करके हमें एक बर्गर खाने के पैसे मिलते थे। एक दिन मेरी दाढ़ी नहीं लगी तो उसने मुझे अपना आधा बर्गर दे दिया। कुछ दिन के बाद मेरी भी दाढ़ी लग गई, उसकी नहीं लगी तो मैंने आधा बर्गर खाया, आधा उसके लिए रख दिया। लेकिन जब तक ये आता है तब तक मुझे एक बहुत ही गरीब बच्चा नज़र आया जो काम करने के काबिल नहीं था। मैंने वो आधा बर्गर उसको दे दिया, तो ये मुझसे नाराज़ हो गया कि उसकी चीज़ मैंने किसी और को क्यों दी। उस दिन के बाद ये नाराज़गी जारी है। हिस्सा बहुत मज़े से बता रहा था। ऐसा कुछ नहीं है सदीक, मेरा इससे कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। नहीं मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई उम्मीद थी, तो अपने आप को अहमियत देना बंद करो तुम। मेरी ज़िंदगी में तुम कुछ नहीं हो। वो बेहद सर्दमुखी से बोला। बस अब तुम दोनों ये लड़ाई ख़त्म करो। कल से तुम्हारे साथ 2 और लोग भी होंगे यहाँ इस घर में। वो दोनों इंडिया से हैं और जहाँ पर तुम नौकरी करोगे वहीं पर वो भी नौकरी करेंगे। सदीक उसे समझाते हुए हिजर के साथ बाहर निकल गए। खुशी और राकेश दोनों हिंदू थे और उनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था। सदीक उन्हें यहाँ पर लेकर आया था। वो एक साथ नौकरी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी दर्क ने उससे खास ताल्लुक़ न रखा था। उसे यहाँ नौकरी करते हुए तकरीबन 1 माह गुजर चुका था। पैसे तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन क्लब में लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा था। खासकर एक लड़की जो सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखती थी और कंप्यूटर में मास्टर्स कर रही थी। उसे बुरी तरह से यहाँ पर फंसा दिया गया था। उसे ज़बरदस्ती डांस करने पर मजबूर किया जाता और बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा जाता। सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से वो बहुत सारी मुसीबतें उठा रही थी कि एक दिन उस लड़की ने उसकी मिन्नतें करते हुए एक छोटा सा कार्ड उसे दिया और कहा कि आज रात इस क्लब में एक डॉन आने वाला है, तुम ये किसी भी तरह उस तक पहुँचा दो। और उसने पहुँचा भी दिया था, लेकिन वो डॉन उसे बहुत मगरूर किस्म इंसान लगा। न जाने क्यों उस आदमी को पहली नज़र में देखते ही उसे इतना बुरा लगा कि उससे बात करने को भी दिल ना किया। लेकिन उसे हिजर के साथ देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया। वो कार्ड उसे थमाते हुए
उस दौरान उसने कहा कि मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ और अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरा ये एहसान किस तरह उतारोगे। लेकिन तब उसके वहम गुमान में भी न था कि वो उसी रात उस क्लब पर हमला करके सारी लड़कियों को बाजियाब करवा लेगा और उसकी जान भी बचाएगा। यारम ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा एहसान चुका चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों उसके बाद वो उससे और भी ज़्यादा नफरत महसूस करने लगा। वो आए दिन उसके रास्ते में आता रहता। एक आम सी नौकरी करने वाला शख्स कब सट्टाबाजी की राहों में उतर गया उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन बुरे वक्त और बुरे हालात उसे इस हराम काम की तरफ मुतवज्जा कर चुके थे। वो सब लोग कहते थे कि वो काली ज़ुबान का मालिक है, वो जो कहता है वही पता उसके हाथ में आ जाता है। लेकिन कोई भी उसकी बेईमानी के अंदाज को पकड़ नहीं पाया था। वो इतनी सफाई से बेईमानी करता था कि सामने बैठे इंसान को भी पता नहीं चलता। उसे सट्टाबाजी की वजह से वो न जाने कितनी बार जेल जा चुका था। यहाँ तक कि इस पर एक बार कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन तब उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। इस बार जेल से वापस आकर वो कभी सदीक को नहीं देख पाएगा। वो एक अहम काम के लिए इस खुफिया जगह पर आई थी। उन्हें पता चला था कि यहाँ कुछ लड़कियों को अगवा करके लाया गया है। उन्होंने यारम से कहा था कि वो 2 घंटे के बाद सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करके उसे सब कुछ बताएंगे। लेकिन 2 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद भी जब उनका कोई फ़ोन ना आया तो यारम ने वहाँ जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्हें यकीन था यारम भी यहाँ पर पहुँचता होगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर तो ऐसा लगता था जैसे बहुत वक्त से कोई आया ही ना हो। यारम, मुझे लगता है किसी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पर कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है यहाँ पर कभी भी कोई भी आया ही नहीं। फ़ोन कान से लगाई यारम को बता रहे थे जब अचानक किसी ने पीछे से उन पर हमला किया। उनका फ़ोन हाथ से छूट कर दरोर जा गिरा। सिद्दीक, आखिर तुम मेरे हाथ लग गए। तुमने अपने बच्चों को मुझसे दूर रखा था ना, मुझसे छुपा कर रखा था। तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम अपनी फैमिली को कहाँ रखे हुए हो? अब तक तो मेरे लोग तुम्हारी फैमिली को ख़त्म भी कर चुके होंगे। सोसाइटी का वो छोटा-सा घर आग में जल चुका होगा। यहाँ आकर तुमने फिर से अपनी फैमिली बना ली, फिर से जीने लगे। तुम्हें क्या लगा पाशा हार कर सब कुछ भूल जाएगा? नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक ना पहुँचा दूँ, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें तड़पा-तड़पा कर मारूँगा। अब तक तुम्हारे घर वाले ही मर चुके हैं, तो तुम ज़िंदा रहकर क्या करोगे? सब मर चुके हैं। तुम्हारी जो बेटी पाकिस्तान के उस यतीमखाने में है ना, उसे भी मार दूँगा, और जो दूसरी बेटी ज़िंदा बच गई थी उस दिन मेरे हाथों से वो भी मरेगी। तुम्हारा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूँगा। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें मारूँगा। जानते हो मैं तुम्हें कैसे मारूँगा? तुम्हें ज़िंदा कब्र में दफना कर। वो बोलते हुए एक और चाकू उनके पेट में आर-पार कर चुका था और फिर उसके सारे आदमी बुरी तरह उन पर हमला आवर हो चुके। उनके जिस्म में सांसें थीं जब उन्हें ज़िंदा कब्र में दफनाया गया। जब यारम वहाँ पहुँचा तब उसे सिर्फ उनका बूट ही नज़र आया था। वो पागलों की तरह ज़मीन खोदता उनकी लाश निकाल पाया था। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी उनकी जान बचाने की, लेकिन उस ज़मीन की मिट्टी ने जैसे इंसान की सांसें छीन ली थी। वो आज दूसरी बार यतीम हुआ था, और सिर्फ वो ही नहीं बल्कि न जाने कितने यतीम दूसरी बार यतीम हुए थे। वो और राकेश उन दिनों जेल में थे जबकि खुशी हॉस्टल में रहती थी। उस दिन उसका रिज़ल्ट आया तो वो सबसे पहले सदीक को इस बारे में बताना चाहती थी। वैसे तो सदीक ने उन्हें अपने घर आने से मना कर रखा था, लेकिन फिर भी खुशी उसे उस दिन रहा ना गया। वो जैसे ही सोसाइटी पहुंची उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। सदीक का घर आग में जल रहा था। बाहर न जाने कितने लोग जो आग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो जानती थी उसे इस तरह से कभी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। दिमाग में सिर्फ एक सोच थी कि घर के अंदर सदीक भी हो सकते हैं, और सदीक ने किस हालात में उनकी मदद की थी वो इस चीज़ को भुला नहीं सकती थी। वो पीछे की जानिब से बालकनी के अंदर दाखिल हुई। सदीक की बीवी की लाश वहीं पर पड़ी थी, जबकि उसकी बेटी वॉशरूम में बंद थी। वो तेज़ी से वॉशरूम में आई और उसकी मासूम सी बेटी का बेहोश वजूद उठाती वहीं से बाहर निकल गई। उसने किसी को पता नहीं चलने दिया था कि सदीक की बेटी ज़ीनी उसके पास है। वो खामोशी से उसे हॉस्टल लेकर आई और चुपचाप उसे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में छुपा कर रखा। सदीक के गम में आंसू बहाती वो सदीक की बेटी को खुद में छुपा चुकी थी। वो किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। खुशी इतनी खौफज़दा थी कि उसने ज़ीनी को हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने दिया, और ना ही वो खुद हॉस्टल से बाहर निकली। वो कितने घंटे बेहोश रही थी, और उसकी बेहोशी में वो बार बार उसकी नब्ज़ चेक कर रही थी कि वह सदीक के आखिरी निशानी को भी खो ना बैठी हो।